आज देश के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हैं। नंबर 5, 16 प्लेटफॉर्म, हर रोज 250 ट्रेन और 6 लाख पैसेंजर्स के साथ न्यू दिल्ली स्टेशन देश के टॉप 5 सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। इसको ब्रिटिश पीरियड में उनकी नई कैपिटल न्यू दिल्ली को सर्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन तब सिर्फ इसमें एक ही प्लेटफॉर्म बना था। इंडिपेंडेंस के बाद कई अपग्रेड्स होने से आज इसमें टोटल 16 प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। देश की सारी मेजर सिटीज कनेक्टेड हैं इधर से, और पॉपुलर एक्सप्रेस ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत वगैरह इधर से शुरू होती हैं या इससे होकर गुजरती हैं। देश का सबसे बिजी रूट भी इधर का ही है, दिल्ली हावड़ा रूट। इसमें लाखों लोग ट्रैवल करते हैं 1531 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ। पहली राजधानी, गरीब रथ और वंदे भारत ट्रेन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी लिंक करती हैं इधर से। रिसेंटली एक नया फेसलिफ्ट देखने को मिला है स्टेशन में, और फ्यूचर में बढ़ती डिमांड के चलते और एक्सपैंड करने के भी प्लान्स हैं। सबसे पहला स्टेशन जो दिल्ली में खुला वो था दिल्ली जंक्शन, चांदनी चौक के पास। इसको बनाने का मेन रीजन था हावड़ा से दिल्ली तक रेलवे लाइन को एक्सटेंड करना। अप्रैल 1864 में ओपन हुआ, लेकिन कंप्लीट कनेक्शन नहीं हुआ ब्रिज ना बन पाने की वजह से। लोगों को यमुना क्रॉस करने के लिए बोट लेनी पड़ती थी, फिर रेल ट्रैवल कंटिन्यू करते। इसको सॉल्व किया 1866 में, जब ओल्ड यमुना ब्रिज, जिसे लोहे का पुल भी कहते हैं, बनकर तैयार हुआ। इससे नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के बड़े शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता लिंक हो गए। अगले सालों में नेटवर्क एक्सपेंशन स्पीड से देखने को मिला, मेरठ, सहारनपुर, रेवाड़ी और अजमेर तक। बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1900s में नई बिल्डिंग बनाई गई रेड सैंडस्टोन्स के साथ, पास में मौजूद रेड फोर्ट जैसे दिखने के लिए। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म थे तब इसमें। कुछ साल बाद आगरा दिल्ली सेक्शन भी खुला, जो कि बाद में दिल्ली मुंबई लाइन का पार्ट भी बना। तब 4 मेजर रेलवे कंपनीज दिल्ली से ऑपरेट करती थी: ईस्ट इंडियन रेलवे, ऊध एंड रोहिलखंड रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कैलकाटा से मूव की दिल्ली में, वहां बढ़ती इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से। तो नई कैपिटल के लिए उन्हें नए रेलवे स्टेशन की भी जरूरत पड़ी, तभी न्यू दिल्ली स्टेशन बनाया गया 1926 में। उससे पहले दिल्ली जंक्शन ही इकलौता स्टेशन पूरे शहर को सर्व करता था। बाद में भी उसका यूज जारी रहा, लेकिन कुछ ट्रेन्स न्यू दिल्ली स्टेशन में शिफ्ट कर दी गई। 1935 में ओल्ड दिल्ली स्टेशन को रीमॉडल किया गया, नए प्लेटफॉर्म्स ऐड करके। न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म था जो 1956 तक ऐसा ही रहा। इसके अलावा लुटियंस दिल्ली का एरिया जहां बना है आज, वहां से दिल्ली आगरा की लाइन गुजरती थी। ये लाइन ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, आज के इंडिया गेट, और किंग्सवे, आज के कर्तव्य पथ से पास करती थी। इनको बनाने के लिए लाइन को यमुना के और पास शिफ्ट किया गया 1924 तक। इसके अलावा जब पेशावर से कैननौर, आज के कन्नूर, केरला तक एक ट्रेन चली 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जर्नी करते हुए, तो कई सिटी से होते हुए गुजरी। इससे मैड्रास और दिल्ली के बीच पैसेंजर्स को ट्रैवल करने का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इस रूट को पूरा करने के लिए फिर निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे ने वारंगल के पास काजीपेट जंक्शन से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बलहार शाह जंक्शन को लिंक किया। इसके खुलने के अगले साल 1929 में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चली पेशावर से मैंगलोर तक, लेकिन इस रूट की डिमांड्स को पूरा करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ट्रेन्स अक्सर डिले हो जाती, लंबे रूट और सिर्फ 2 कोचेस होने की वजह से। इसलिए 1930 से जीटी एक्सप्रेस का रूट छोटा कर दिया गया मैड्रास से दिल्ली तक। तब से ये डेली चलती है 2211 किलोमीटर और 36 घंटे में। ऐसी कई और ट्रेन स्टार्ट की गई इंडिपेंडेंस से पहले। न्यू दिल्ली को अपग्रेड करके 1955 में एक नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई 20 लाख रुपए में, जो आज के 22 करोड़ रुपए के बराबर होगा। सभी वर्ग के पैसेंजर्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस, एग्जिट और सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया। इससे पहले तक कॉलोनियल एरा सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास पैसेंजर्स को सेपरेट रखा जाता। डीलक्स एक्सप्रेस ट्रेन उस समय की प्रीमियम ट्रेन थी। ऐसी 2 ट्रेन गुजरने लगी यहाँ से, अमृतसर से हावड़ा और अमृतसर से बांद्रा के रूट में। 1969 में पहली राजधानी एक्सप्रेस भी इसी स्टेशन से रवाना हुई थी हावड़ा के लिए। बिहार के गया से होते हुए जाती है, जो आज भी काफी पॉपुलर रूट है। राजधानी एक्सप्रेस हाई स्पीड रेल की तरफ देश का पहला कदम था। ये सिर्फ दिल्ली को दूसरे शहरों से कनेक्ट करती थी, इसीलिए इसका नाम राजधानी, कैपिटल सिटी दिया गया। 1970s और 80s में स्टेशन में ट्रैफिक काफी बढ़ गया। पैसेंजर्स के साथ फ्रेट ट्रेन भी इधर रुकती थी। डीकंजस्ट करने के लिए इन फ्रेट ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया दूसरे स्टेशन पर। इसका एक और सोल्यूशन जो रेलवेज ने इम्प्लीमेंट किया वो था दिल्ली के अराउंड एक लूप बनाना। इसीलिए 1975 में
में दिल्ली रिंग रेलवे को ओपन किया गया, जो न्यू और ओल्ड दिल्ली स्टेशन से गुड्स ट्रेन को बाईपास करने में मदद करती है। इसे पैसेंजर्स के लिए सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में भी इंक्लूड किया गया। 21 स्टेशन के साथ आज ये दिल्ली सबअर्बन नेटवर्क का काफी बड़ा हिस्सा है, जिसमें टोटल 46 स्टेशन आते हैं। 1972 में बॉम्बे सेंट्रल से न्यू दिल्ली राजधानी चली। पहले ये सिर्फ हफ्ते में एक बार चलती थी, लेकिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण 1975 से ये हफ्ते में 3 बार चलने लगी और अब हर रोज चलती है। उसके बाद स्टेशन में कुछ रेनोवेशंस देखने को मिली 1982 एशियन गेम्स के लिए, जो दिल्ली में होनी थी। पहाड़गंज साइड के एक्सटीरियर को सैंडस्टोन से कवर किया गया इसी टाइम। तब तक स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म्स भी बन चुके थे और हर रोज लगभग 100 ट्रेन को हैंडल कर रहा था। 1987 तक पूरा दिल्ली मुंबई राजधानी रूट इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया गया। अगले साल 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली न्यू दिल्ली से झांसी जंक्शन के बीच। इन ट्रेन का नाम देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल पूरे हो जाने को सेलिब्रेट करने के लिए दिया गया। ये लाइन बाद में मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन और हबीबगंज स्टेशन तक भी एक्सटेंड की गई। 1990s तक सैकड़ों ट्रेन डेली चल रही थी स्टेशन से। इंटरनेट के आने से अब लोग घर बैठे या ट्रैवल एजेंसी के पास से टिकट बुक करवा सकते थे, स्टेशन जाने की जरूरत नहीं थी। इससे और लोग ट्रैवल करने लगे देश भर में। इसी दौरान न्यू दिल्ली स्टेशन में भी 10th प्लेटफॉर्म बनाया गया 1995 में। 4 साल बाद 1999 से न्यू दिल्ली स्टेशन का रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा बन गया। ये एक सेफ्टी मेजर है जिसमें सिग्नल्स और स्विचेस को एक सेट सीक्वेंस से चेंज किया जा सकता है और बाकी टाइम लॉक्ड रहते हैं, ताकि ट्रेन्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, गलत ट्रैक पर ना चली जाएं। पहले ओल्ड दिल्ली स्टेशन दुनिया का लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम था, अब न्यू दिल्ली स्टेशन है। इससे काफी एफिशिएंट हो जाता है ट्रेन सर्विसेज को मैनेज करना। इसके बाद स्टेशन में मेजर रीडेवलपमेंट वर्क 2010 में देखने को मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में स्टेशन की अजमेरी गेट साइड में एक नई अपग्रेडेड बिल्डिंग खुली और पहाड़गंज साइड के एक्सटीरियर को मॉडिफाई करके एल्यूमिनियम से कवर कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से भी कनेक्ट किया गया स्टेशन 2005 में। इस रीडेवलपमेंट के लिए 2 ब्रिटिश और एक ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चर फर्म को चूज किया गवर्नमेंट ने, जिन्होंने मास्टर प्लान बना के काम शुरू किया। प्लेटफॉर्म्स भी 10 से बढ़कर 16 कर दिए गए, जितने आज भी हैं। ये रीडेवलपमेंट वर्क काफी बड़ा था और कई सालों बाद हुआ था। इसके अलावा 2009 में डुरंटो एक्सप्रेस भी लॉन्च हुई न्यू दिल्ली से सियालडा के बीच। लेट 2000 आते आते स्टेशन को फिर से डीकंजेस्ट करने की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए आनंद विहार स्टेशन का निर्माण किया गया और हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली शादरा जंक्शन पर कुछ ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई। 2011 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक 2.6 लाख हो चुका था। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी स्टार्ट हुई थी। स्टेशन से IGI एयरपोर्ट तक 282 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज, जो स्टेशन को पार्किंग और एयरपोर्ट मेट्रो से कनेक्ट करता है, वो भी रिसेंटली खुला। 2016 में पहली महामाना एक्सप्रेस भी चली इधर से वाराणसी जंक्शन तक। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो 15% ज्यादा एक्सपेंसिव है नॉर्मल से, ज्यादा फीचर्स होने की वजह से। 2018 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक 4.8 लाख तक पहुंच गया। तब तक आनंद विहार की इंपॉर्टेंस भी समझ आने लगी। 2017 में पहली तेजस राजधानी आनंद विहार से अगरतला के बीच शुरू हुई। 2019 में देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई न्यू दिल्ली स्टेशन से वाराणसी जंक्शन तक। वंदे भारत एयर कंडीशनड मीडियम डिस्टेंस सुपरफास्ट एक्सप्रेस सर्विस है, जिसको चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया। इसके बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इन नई ट्रेन की बदौलत 2022 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक बढ़कर 5 लाख हो गया, जो फेस्टिवल्स के टाइम पर 6 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। आज इसके 16 प्लेटफॉर्म 250 से ज्यादा ट्रेन को केटर करते हैं, जो स्टार्ट एंड या पास थ्रू करती है स्टेशन से हर रोज। न्यू दिल्ली के अलावा 4 और रेलवे स्टेशन हैं सिटी में। दिल्ली जंक्शन यानी ओल्ड दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार टर्मिनल। ये पांचों इंडियन रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन में आते हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन को भी फ्यूचर में रीडेवलप करने का प्लान बनाया है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA ने, जिसमें वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की जगह 2 बड़े ग्लास डोम्स बनाना चाहते हैं। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को इंक्लूड करके कमर्शियल, पब्लिक और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी इंक्लूड करने का प्लान है। इसके रेंडर्ड डिजाइन्स भी रिलीज कर दिए RLDA ने, लेकिन अभी कोई मेजर काम शुरू नहीं हुआ। वंदे भारत की बात करें तो इसके स्लीपर ट्रेन सेट्स भी बना रही है BEML और ICF, जो राजधानी ट्रेन को रिप्लेस कर देंगी। पहले इन्हें 2020 में इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बुलेट ट्रेन जो अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है, उसे फ्यूचर में दिल्ली तक एक्सटेंड करने का भी प्लान है। अगर बनेगा तो ये 886 किलोमीटर लंबा रूट होगा दिल्ली से अहमदाबाद तक। इसका दिल्ली टर्मिनस मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली स्टेशन के पास ही बनेगा, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी भी रखी जा सके।
साउथ इंडिया के सबसे बड़े रेलवे हब्स में से एक होने के साथ इधर की सबर्बन रेलवे भी वेल डेवलप्ड है। इसमें 4 ऑपरेशनल लाइंस हैं। टोटल 1174 किलोमीटर नेटवर्क लेंथ के साथ काफी रूट इंटरसिटी ट्रेन के साथ शेयर करती है ये लाइंस, और इसमें से सिर्फ 509 किलोमीटर ही डबल ट्रैक्ड हैं। ये थर्ड बिजिएस्ट सबर्बन रेलवे सिस्टम है इंडिया में। मुंबई और कोलकाता के बाद 25 लाख पैसेंजर्स हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडियन रेलवेज की सर्दर्न रेलवे इसे ऑपरेट करती है और 300 से ज्यादा स्टेशंस मौजूद हैं इसमें। मेन इंटरचेंज चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई बीच स्टेशन हैं। इसमें हर लाइन की लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती हैं। लोकल ट्रेन सारे स्टेशन पर रुकती है और एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ कुछ मेन स्टेशन पर। पहली लाइन है नॉर्थ लाइन, चेन्नई सेंट्रल से सुलूरपेटा तक। दूसरी साउथ लाइन जाती है चेन्नई बीच से सिंकलपट्टा तक। तीसरी वेस्ट लाइन है चेन्नई सेंट्रल से आराकोनम के बीच, और चौथी लाइन है MRTS चेन्नई बीच से वेलाचेरी तक। 19.3 किलोमीटर लंबी मोस्टली एलिवेटेड लाइन है 18 स्टेशन के साथ। ये इंडिया की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन भी थी। 4 पार्ट्स में खुली थी 1995 से 2007 तक। चेन्नई की रेल हिस्ट्री देखें तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देश में सबसे पहली रेलवे लाइन इधर ही बनी थी 1837 में, रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक। इसमें पैसेंजर्स नहीं जा सकते थे तब, मगर कार्गो और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा चेन्नई सबर्बन रेल की शुरुआत 1931 में हुई, जब फुली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी इस पर। देश में सबसे पहले इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स में से एक थी। 18 प्लेटफॉर्म्स, हर रोज 250 ट्रेन और 6 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देश का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही मुंबई और महाराष्ट्र दोनों का ही सबसे बिजी रेलवे स्टेशन रहा है काफी सालों से। CSMT वैसे तो 1888 में खुला था विक्टोरिया टर्मिनस नाम से, लेकिन इसकी जगह पर जो स्टेशन ओरिजिनली बना था वो था बोरीबंदर स्टेशन, जो थाने के साथ देश के 2 सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक था। 1853 में खुलने के बाद ब्रिटिश राज के दौरान इसे हजारों लोग इस्तेमाल करते थे पोर्ट तक जाने के लिए। इसीलिए इसमें इंटरसिटी ट्रेन्स के अलावा शहर की 2 मेजर सबर्बन रेलवे लाइंस सेंट्रल और हार्बर भी इधर से शुरू होती हैं। ये देश के सभी बड़े शहरों को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे। कैसे इस स्टेशन की शुरुआत हुई और आज ये देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक बन पाया है, इसके रीजंस बहुत क्लोजली मुंबई शहर की ग्रोथ और देश भर में रेलवे एक्सपेंशन को भी दर्शाते हैं। अर्ली 1500s में पोर्चुगीज पहली बार इधर आए थे, जब ये शहर नहीं था बल्कि 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था, बॉम्बे, वर्ली, माहिम, मजगांव, परेल, कोलाबा और लिटिल कोलाबा नाम से। इसी दौरान उन्हें ट्रेड बढ़ाने की जरूरत पड़ने लगी अपने सोल्जर्स की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इधर बसना शुरू कर दिया। 1684 में इन 7 आइलैंड्स को आपस में जोड़ने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले मजगांव और बॉम्बे मेनलैंड के बीच लैंड रिक्लेम किया गया। 1711 में परेल और माहिम को जोड़ा गया और अगले साल माहिम को वर्ली से। अब वर्ली को बाकी हिस्सों से जोड़ना बड़ा चैलेंज बन गया, बीच में बड़ी सी आने की वजह से। 100 साल बाद कोलाबा और लिटिल कोलाबा को जोड़ा गया। 1845 में माहिम आइलैंड को जोड़ा गया, फिर सॉल्सेट और ओरिजिनल 7 आइलैंड जुड़ गए ओल्ड बॉम्बे बनाते हुए। शहर के बनने से कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे फिशिंग और एग्रीकल्चर भी देखने को मिले। बढ़ते कॉमर्स और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बनाई 1853 में। ये एक 34 किलोमीटर लंबी लाइन थी बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक। पहली लाइन में 400 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया 14 कैरेजेस की ट्रेन में, जिसे 3 स्टीम लोकोमोटिव्स कैरी कर रही थी, साहिब, सिंध और सुल्तान नाम से। इसकी रेगुलर सर्विस स्टार्ट होने से बोरीबंदर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन बन गया, जिसमें हजारों पैसेंजर्स हर रोज इसका इस्तेमाल करने लगे अपने काम के लिए। इससे ये देश की पहली सबर्बन रेल लाइन भी बनी। शुरुआत में यहाँ सिर्फ एक लकड़ी का छोटा सा शेड होता था कुछ बेंचेस के साथ और एक ही प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे करके इसे एक्सपैंड किया गया। इसका नाम पास के बोरीबंदर यानी कॉटन सैक सी पोर्ट पर दिया गया, जहाँ से काफी ट्रेड होता था कॉटन का। वैसे तो ये देश की पहली पैसेंजर रेल लाइन थी, लेकिन इससे 18 साल पहले 1837 में पहली फ्रेट लाइन बनी थी मैड्रास में रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक। अगले कुछ सालों में बॉम्बे ने और इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करनी शुरू की। 1854 में पहली कॉटन मिल बनी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम से। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश हुए, जो देश के पहले मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस बने हायर एजुकेशन। बोरीबंदर स्टेशन बनने के रीजंस ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के बनने से जुड़े हैं, जिसका मेन एम था बॉम्बे को मद्रास से कनेक्ट करना, बीच में इंटीरियर रीजन्स जैसे पूना, नासिक, सोलापुर और हैदराबाद से होते हुए। इससे कॉटन, सिल्क, शुगर और स्पाइसेस का एक्सपोर्ट आसान हो जाता, 2 मेजर पोर्ट्स के आपस में कनेक्ट होने से, बॉम्बे और मद्रास में। 1843 से 47 के बीच ब्रिटिश सर्जन और इंजीनियर कर्नल जॉर्ज थॉमस क्लार्क ने पहली रेल लाइन के लिए सर्वे और प्लानिंग की। अगस्त 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी
कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 56 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुंबई से खंडेश डिस्ट्रिक्ट और बेरार प्रोविंस तक। इसी का एक पार्ट था बोरी बंदर से थाने। 1925 में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत हुई। विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच 1.5 किलोवोल्ट डीसी लाइन लगाई गई, 16 किलोमीटर लंबी। ये ऐसी पहली लाइन बनी देश में जिसके बाद कई दूसरे स्ट्रेचेस को भी इलेक्ट्रीफाई किया जाने लगा। इसके कोचेस ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी, कैमल लेड और जर्मन रेल व्हीकल मैन्युफैक्चरर वैगन फैब्रिक वेयरडिंगर ने बनाए थे। उसी साल कल्याण तक की लाइन भी इलेक्ट्रीफाई कर दी गई और 3 साल बाद चर्च गेट से बोरीवला सेक्शन भी। 1930 में कल्याण पुणे सेक्शन और 1936 तक चर्च गेट विरार सेक्शन पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई हो चुका था। इससे एफिशिएंसी और बढ़ी इन रूट्स में। इसी दौरान ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनीज की मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और इंडिपेंडेंस के बाद इसे इंडियन रेलवेज में मर्ज कर दिया गया। 1951 में बीबीसीआई के साथ सौराष्ट्र रेलवे, राजपुताना रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे और कच्छ स्टेट रेलवे मिलकर वेस्टर्न रेलवे जोन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बना चर्च गेट स्टेशन। 1955 में जीआईपीआर के साथ सिंधिया स्टेट रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे, वर्धा कोल स्टेट रेलवे और धौलपुर स्टेट रेलवे के साथ कुछ और लाइंस को मिलाकर सेंट्रल रेलवे जोन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बना विक्टोरिया टर्मिनस। ऐसे ही टोटल 6 अलग अलग जोन्स एस्टैब्लिश किए गए थे देश भर में बेहतर मैनेजमेंट के लिए, जो आज बढ़कर हो चुके हैं 17 जोन्स। आज सेंट्रल रेलवे मेनली महाराष्ट्र को सर्व करता है और सीएसएमटी के साथ सबअर्बन रूट्स के कई स्टेशंस इसके अंडर आते हैं। वहीं वेस्टर्न रेलवे मेनली गुजरात को सर्व करता है, लेकिन इसकी कुछ लाइंस महाराष्ट्र तक भी आती हैं। बॉम्बे में भी चेंजेस देखने को मिले थे इंडिपेंडेंस के बाद। 1950 में बॉम्बे सिटी और सबर्ब्स को मर्ज करके ग्रेटर बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 1951 में 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन थी इस पूरे रीजन की और लगातार ग्रो कर रही थी। 1957 में शहर की लिमिट्स दहिसार तक एक्सटेंड की गई और सबअर्बन रूट्स बढ़ाए गए। इसके साथ ही शहर में कंजेशन बढ़ने से और बसेस के अडॉप्शन से ट्रैम नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया 1964 में। न्यू बॉम्बे, जो आज नवी मुंबई से जाना जाता है, उसकी भी प्लानिंग शुरू हुई। इसके बाद 1971 में जो मुंबई हार्बर के ईस्टर्न साइड पर बनाया जाना था। इसके बनने के बाद जब सबअर्बन रेलवे से कनेक्ट किया गया तो उसमें ग्रोथ काफी तेजी से देखने को मिली। लोग न्यू बॉम्बे में रहकर हर रोज सिटी में ट्रैवल करने लगे काम के लिए। बॉम्बे और बाकी सैटेलाइट स्टेट्स की डेवलपमेंट के पीछे सबअर्बन रेलवे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शहर की बढ़ती जनसंख्या की वजह से सबअर्बन रेल को मेंटेन और एक्सटेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए इसे शहर की लाइफलाइन से भी जाना जाता है। पूरा नेटवर्क सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे मिलकर ऑपरेट करते हैं। अभी आज सबअर्बन रेल लाइंस जो सीएसएमटी से होते हुए जाती हैं, वो है सेंट्रल और हार्बर लाइंस। सेंट्रल में 39 लाख डेली राइडरशिप है और हार्बर लाइन में 10 लाख। इन दोनों का टर्मिनस सीएसएमटी है, जो कि काफी बिजी रहता है। इनकी वजह से ही अपने 18 में से 7 प्लेटफॉर्म्स पर ये सबअर्बन ट्रेन को ही हैंडल करता है। जहां 1925 में सबअर्बन रेलवे की 150 ट्रेन चलती थी हर रोज, वही आज बढ़कर 1774 ट्रेन हो गई हैं। लगातार एक्सटेंशन की वजह से आज सबअर्बन नेटवर्क में 7 लाइंस और 150 स्टेशन हैं और टोटल सिस्टम की लेंथ है 427 किलोमीटर। अब 1980s पर आते हैं, जब शहर की पॉपुलेशन 90 लाख क्रॉस कर चुकी थी, जिससे पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जैसे बसेस और सबअर्बन रेल की कैपेसिटी भी रीच होने लगी थी। इसलिए 1986 में 12 डिब्बों वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन को सेंट्रल लाइन पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बाद में करजत तक भी एक्सटेंड की गई। न्यू बॉम्बे में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हार्बर लाइन को 1993 में बेलापुर और 1998 में पनवेल तक भी एक्सटेंड किया गया। 1994 में विक्टोरिया टर्मिनस के प्लेटफॉर्म्स 13 से बढ़ाकर 15 कर दिए गए। अगले साल बॉम्बे का नाम चेंज कर दिया गया मुंबई, कॉलोनियल लेगेसी हटाने के लिए। ऐसा ही नवी मुंबई के साथ भी किया गया और 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम भी चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया, जिसमें महाराज वर्ड 2017 में ऐड हुआ। इसके अलावा यूनेस्को ने सीएसएमटी को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, इसके 19th सेंचुरी विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर की वजह से। नॉर्दर्न नवी मुंबई के डेवलप होने से 2004 में नई ट्रांस हार्बर लाइन भी खुली थाने से पनवेल के बीच। उसी साल सीएसएमटी में प्लेटफॉर्म्स बढ़कर पहुंच गए 18, जितने आज भी हैं। इसके लास्ट 3 प्लेटफॉर्म्स 24 डिब्बों वाली ट्रेन को भी हैंडल कर सकते हैं, उस हिसाब से बनाए गए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद मुंबई देश की सबसे अमीर सिटी उभर कर आई, जिसे कई इंडस्ट्रीज और रोजगार की तलाश में लोग देश भर से आने लगे। 2022 में यूनियन कैबिनेट ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया सीएसएमटी के साथ न्यू दिल्ली और अहमदाबाद रेलवे स्टेशंस की रीडेवलपमेंट के लिए। इसमें सीएसएमटी की हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाएगा। इसका काम शुरू भी हो चुका है। प्लेटफॉर्म्स 10, 11, 12 और 13 को और लंबा किया जा रहा है। आज जहां वो 13 से 17 कोचेस की ट्रेन हैंडल कर सकते हैं, बाद में वो 24 कोच की ट्रेन को भी हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिजेस और सबवेज भी बनाए जा रहे हैं, ताकि अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन 3 और 11 से भी कनेक्ट किया जा सके इसे। ये तो मुंबई के टर्मिनल स्टेशन की बात हो गई,
मगर एक बड़ा हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जो कि खुलने के बाद शहर के और देश के सबसे बिजी स्टेशंस में से एक बन जाएगा, ऐसी उम्मीद है। इसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए। फ्यूचर में नई लाइंस बनाई जाएंगी तो इसे एक्सपैंड भी किया जा सकता है। अंडरग्राउंड स्टेशन होगा ये, जिसे मेट्रो की येलो और एक्वा लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। सियालदा स्टेशन सेकंड ओल्डेस्ट स्टेशन है सिटी का, जो 1862 में खुला था। सिटी के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, जिसे ईस्टर्न बंगाल रेलवे कंपनी ने बनाया था कोलकाता को अनडिवाइडेड बंगाल के ईस्टर्न रीजन्स और असम से कनेक्ट करने के लिए। इसमें ढाका और कुश्तिया तक लाइंस शामिल थी, जो आज बांग्लादेश में आता है। 21 प्लेटफॉर्म्स है सियालदा में, जो कि इसे सिटी का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन भी बना देता है। 3 सेक्शंस हैं स्टेशन के, नॉर्थ, मेन और साउथ। नॉर्थ में प्लेटफॉर्म्स 1 to 5 आते हैं और मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेन के लिए यूज होता है। मेन में प्लेटफॉर्म 6 से 14 आते हैं मोस्टली नॉर्थ की ट्रेन के लिए, और साउथ में प्लेटफॉर्म्स 15 से 21 मोस्टली लोकल और रीजनल ट्रेन के लिए। 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं स्टेशन का हर साल। देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। ये कोलकाता एरिया को सर्व करने वाले 6 स्टेशंस में से एक है, जहां दिन में 600 से ज्यादा ट्रेन और 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स गुजरते हैं। इसके अलावा कई कार्गो ट्रेन भी इधर से चलती हैं, स्पेशली मेल ट्रेन। ना सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स है देश में, जो अभी तक चल रहा है। 15 अगस्त 1854 में इसे खोला गया और पहली ट्रेन चलाई गई आज से 170 साल पहले। अपने 23 प्लेटफॉर्म्स के साथ हावड़ा जंक्शन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में उभर के सामने आया है। इसकी शुरुआत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें पहले हावड़ा की जगह कलकत्ता सिटी में स्टेशन बनाने का प्लान था, मगर वो तब नहीं बन पाया, जिसके बारे में आगे जानेंगे। 1849 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एक रेलवे लाइन बनाने का, जिसकी नेगोशिएशन में तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन रसल भी शामिल थे। इसमें वो एक एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन बनाना चाहते थे 161 किलोमीटर लंबी कलकत्ता से रानीगंज तक, जिसे वो बाद में मिर्जापुर से होते हुए दिल्ली तक भी एक्सटेंड कर सकें। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी थी जो रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करती थी। इसने पहली बार ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। इसको 1845 में एस्टैब्लिश किया लंदन में, तब 4 मिलियन पाउंड्स के साथ, जो कि आज के 610 मिलियन पाउंड्स के बराबर है, या फिर 6300 करोड़ रुपए के। इसको एस्टैब्लिश करने में रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफनसन का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे। वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने कंपनी के, फिर पहली ट्रैफिक और इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट की कलकत्ता से मिर्जापुर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा और भी कंपनीज थी जो देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे लाइंस बिछा रही थी, जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसने देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक। इसके अलावा साउथ इंडियन रेलवे, बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे भी ऑपरेट करती थी अपने अपने रीजन्स में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेडरिक वॉल्टर सिम्स को कंसल्ट किया, जो कि एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने एक स्टेशन प्लान किया हुगली रिवर के ईस्टर्न साइड पर, लेकिन इस 520 मीटर वाइड नदी पर पुल का निर्माण उस समय संभव नहीं था, लिमिटेड टेक्नोलॉजी और ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से। इस पर काफी समय तक डिस्कशन चलती रही कि कलकत्ता को रेलवे लाइन से कैसे जोड़ा जाए। फाइनली 1851 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल ने अपना प्रस्ताव रखा हावड़ा में स्टेशन बनाने का। कुछ रिविजन्स के बाद इसे अप्रूवल भी मिल गया, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी तब 2.5 लाख रुपीज, जो कि आज के लगभग 25 करोड़ रुपए के बराबर होगा। अगले साल तक काम भी शुरू हो गया, जब कुछ टेंडर्स निकाले गए। सिर्फ एक लाइन, एक प्लेटफॉर्म, एक कमरा लाल ईंट से बना, एक टिकट विंडो और सिर्फ एक ही ट्रेन से शुरुआत हुई ईस्टर्न इंडिया में रेलवेज की, जो कि जल्द ही देश के सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक बनने वाला था। आज जो ईस्टर्न रेलवे जोन है इंडियन रेलवेज का, उसमें हावड़ा डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग मिक्स मिलेगा हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ईस्टर्न रेलवे को 4 डिवीजन में बांटा गया है, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। पब्लिक को पहली बार हावड़ा से रेल यात्रा का एक्सपीरियंस 15 अगस्त 1854 को मिला, जब पहली ट्रेन चली हुगली तक। ये 39 किलोमीटर लंबा रूट वैसे तो छोटा लगता है, मगर इसी से एक समृद्ध इतिहास की शुरुआत हुई ईस्टर्न रेलवेज में। ये भी एक बढ़िया कोइंसिडेंस था कि ये लाइन उसी दिन शुरू हुई जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी 93 इयर्स बाद। इससे रेलवेज इंडिया में आई इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस होने के सिर्फ 30 साल के अंदर। हुगली तक लाइन खुलने के 2 हफ्ते बाद इसका 20 किलोमीटर का एक्सटेंशन भी खुल गया पंडवा तक। पहले 4 महीनों में 1,09,000 पैसेंजर्स ने इसे इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही अच्छी राइडरशिप थी तब के हिसाब से। फेरी क्वीन जैसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया। ये एक स्टीम लोकोमोटिव थी जो 1855 में बनाई गई
गई 130 हॉर्स पावर के साथ। छोटा सा इंजन था इसका 26 टन का, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होती थी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसी स्टीम लोकोमोटिव से चलती थी पहले, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आने से पहले। बढ़ते रेजिडेंट्स और बूमिंग इकोनॉमिक की वजह से रेल ट्रैवल की डिमांड भी बढ़ने लगी, जिससे और ट्रेन भी चलाई जाती थी पीक टाइम्स में, और नेटवर्क को एक्सपैंड करने का काम भी शुरू हुआ। 1900 में हावड़ा को खड़गपुर से कनेक्ट किया गया 120 किलोमीटर लंबी लाइन से, और बीच में कोला घाट पे ब्रिज बनाया रूपनारायण नदी पर। अगले ही साल नागपुर से आने वाली लाइन से भी कनेक्ट किया गया इसे, जिसने हावड़ा को एक मेजर इंटरचेंज स्टेशन बना दिया। इससे अब पैसेंजर्स डायरेक्टली बॉम्बे तक जा सकते थे, इलाहाबाद से घूमकर नहीं जाना पड़ता था। ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया इतनी करीब पहली बार आ पाए। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए 1901 में स्टेशन की एक नई बिल्डिंग बनाना प्रपोज किया गया। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेल्सी रिकार्डो ने डिजाइन किया और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। 1905 तक ये बनकर तैयार था, जिसमें 6 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए और 4 और प्लेटफॉर्म्स बनाने की जगह भी रखी गई। हावड़ा से अब देश के सभी हिस्सों तक पहुंचा जा सकता था। नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली से होते हुए पेशावर तक, वेस्ट में नागपुर और बॉम्बे तक, साउथ में कटक से होते हुए मैड्रास तक, और ईस्ट में ढाका और दूसरी लाइन असम तक। अगले कुछ सालों में स्टेशन को और अपग्रेड किया गया, नई लाइन्स ऐड की गई और कैलकाटा में दूसरे स्टेशन भी बनाए गए। जब हावड़ा स्टेशन बना था तब से ही हुगली नदी को क्रॉस करने की भी बात चल रही थी। 1862 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने जॉर्ज टर्नबुल को इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए भी कहा था। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिज के फाउंडेशन बहुत डीप बनाने पड़ते रिवर बेड पर मड होने की वजह से, जिससे काफी ज्यादा कॉस्ट आ जाती। इसके अलावा वो शिपिंग रूट को भी रोक देता, जो बहुत इस्तेमाल होता था। ब्रिज के लिए दूसरी एक बेहतर जगह बताई उन्होंने, सिटी से लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ में उल्टा घाट के पास। वहाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्ले मौजूद थी और ज्यादा गहरी भी नहीं थी, मगर उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ और हावड़ा स्टेशन तो काफी बिजी चल रहा था, तो लोगों को सिटी से स्टेशन आने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए 1871 में बंगाल गवर्नमेंट ने टेम्पररी पॉन्टून ब्रिज बनाने का डिसाइड किया। पॉन्टून ब्रिज नदी पर तैरते हैं, फ्लोटिंग ब्रिजेस भी कहते हैं इन्हें, इसीलिए ये ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते। इस पॉन्टून ब्रिज के पार्ट्स इंग्लैंड में कंस्ट्रक्ट करके कैलकाटा शिप किए जाते असेंबल करने के लिए। 1874 में ये बनकर तैयार था, तब के 22 लाख रुपए में। इसके बीच में से कुछ पार्ट को खोला जाता रेगुलरली शिप्स को पास करने के लिए। खुलने के बाद इसको काफी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। लोग पैदल और बुलक कार्ट से क्रॉस करते थे रिवर को। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक नए परमानेंट ब्रिज को बनाने के प्लान्स रखे गए कई बार, मगर अलग अलग रीजन से वो रिजेक्ट या डिले हो जाते। बीच में वर्ल्ड वॉर 1 भी आया और कमिटी भी कई बार बदली गई। फाइनली 1935 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। इसमें पहले सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाना था, मगर बाद में कैंटिलीवर ब्रिज फाइनलाइज हुआ। इससे एक लोकल कंपनी ब्रैथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया और 1936 में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई, जिसमें 26,500 टन स्टील चाहिए था उन्हें। पहले तो सारा स्टील इंग्लैंड से आने वाला था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद उनका स्टील वॉर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, इसलिए वो सिर्फ 3,000 टन ही भेज पाए ब्रिज के लिए। कंपनी ने फिर टाटा स्टील को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने बाकी 23,000 टन हाई टेंसाइल एलॉय स्टील सप्लाई किया टिस्क्रॉम नाम से। 1938 तक फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका था और 1940 में कैंटिलीवर आर्म्स को इंस्टॉल किया जाने लगा। 3 साल में ये बनकर भी तैयार था और खोल दिया गया लोगों के लिए, जिस पर पहली बार एक ट्रैम चली। बनाने में तब के 2.5 करोड़ रुपए लगे थे इसमें, और खुलने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज बन गया। खुलते ही ब्रिज काफी पॉपुलर था। ये स्टेशन का ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक हैंडल करता था। 1946 में हर रोज 27,400 व्हीकल्स, 1,21,000 पेडेस्ट्रियंस और लगभग 3,000 गाय भैंस भी इसका इस्तेमाल करती थी। ट्रैम्स भी काफी पॉपुलर मोड था, जो लोगों को स्टेशन से सियालडा, राजा बाजार और टॉलीगंज तक छोड़ता था, मगर बढ़ते ट्रैफिक की वजह से इसे रोक दिया गया 1993 में। वैसे तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 60,000 व्हीकल्स तक है, लेकिन आज इस पर दिन में 1 लाख से ज्यादा व्हीकल्स और 1.5 लाख से ज्यादा पेडेस्ट्रियंस चलते हैं। हावड़ा स्टेशन इस दौरान अपने कई अपग्रेड से होता हुआ जा रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद जब असम तक जाने वाली रेल लाइन कट गई, तब ईस्ट पाकिस्तान में आने की वजह से तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूट बनाया जो सिलीगुड़ी से होते हुए जाता था। 1969 में राजधानी एक्सप्रेस की पहली ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हुई। 1980s में हावड़ा को 15 प्लेटफॉर्म्स तक एक्सपैंड किया, फिर 1992 में 19 प्लेटफॉर्म्स तक, और फाइनली 2009 में 23 तक, इसमें से 3 कार्गो प्लेटफॉर्म्स हैं। हावड़ा स्टेशन एक बसलिंग हब था, जहां ट्रेन्स के अलावा ट्रैम्स, बोट और बस स्टेशंस भी थे। ट्रैम्स बहुत सारी डेस्टिनेशंस को सर्व करती थी यहाँ से, जैसे शाम बाजार, डलहौजी स्क्वायर और पार्क सर्कस। इनसे हावड़ा का ट्रैम टर्मिनस डेली कम्यूटर्स के लिए एक सेंट्रल पॉइंट बन गया था, मगर 1971 में इसका एक हिस्सा बंद कर दिया गया जब बंदाघाट और शिवपुर वाली लाइंस बंद हो गई। ये पार्ट फिर खोला नहीं गया कभी, मगर दूसरी लाइंस फिर भी चलती रही 1992 तक। ये एंड था ट्रैम्स का हावड़ा स्टेशन में, जिसके बाद टर्मिनस में अंडरपासेस बनाए गए और एक नया बस टर्मिनस भी। ट्रैम्स अभी भी कुछ एरियाज में चलती हैं सिटी के, अपनी पीक से काफी कम है, और कई लाइंस तो बंद की जा रही हैं अभी भी। हावड़ा स्टेशन और रेलवे लाइंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए 1990s में इंडियन रेलवेज ने रूट को इलेक्ट्रीफाई करने का डिसाइड किया। स्टीम लोकोमोटिव्स फेज आउट किए गए और 2001 में हावड़ा में पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आई
गाजियाबाद से WAP1। ये एक ब्रॉड गेज AC करंट पैसेंजर लोकोमोटिव है, फर्स्ट जनरेशन वाली, इसलिए इसका नाम रखा है WAP1। इसे वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया, जो इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी है। काफी पॉपुलर है ये लोकोमोटिव। 65 टोटल बनी थी आज तक और उनमें से 55 आज भी यूज में है। हावड़ा स्टेशन के 23 प्लेटफॉर्म्स में से एक गायब है, प्लेटफॉर्म 16। पहले ये एक आइकॉनिक पार्ट होता था स्टेशन का। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती थी इधर से, स्पेशली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की ट्रेन। लेकिन अब वो नहीं रहा, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने जब एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब उन्हें थोड़ी जगह चाहिए थी, तो इसलिए प्लेटफॉर्म 16 की जगह ले ली। इस रीडेवलपमेंट का एम था हावड़ा की इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसेंजर फैसिलिटीज को इंप्रूव करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। स्टेशन को 2 टर्मिनल्स में बांटा गया है, टर्मिनल 1 और 2। टर्मिनल 1 पुराने कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसमें प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक आते हैं। यहाँ ईस्टर्न रेलवे की लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं और साउथ ईस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन। टर्मिनल 2 नया कॉम्प्लेक्स बना था रिसेंटली, जिसमें प्लेटफॉर्म 17 से 23 तक हैं। इनको मुख्य रूप से साउथ ईस्टर्न रेलवे की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल 1 का प्लेटफॉर्म 8 सबसे लंबा है, 961 मीटर के साथ। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए एक्सक्लूसिव एयर कंडीशन वेटिंग एरिया भी मौजूद है, आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज और कोलकाता स्काईलाइन के बालकनी व्यू के साथ। टर्मिनल 2 में रेल म्यूजियम भी बनाया गया है नया। ये यूनिक पैसेंजर फैसिलिटीज मौजूद हैं हावड़ा स्टेशन में। हमारे डिजिटल और प्रिंटेड मैप्स चेकआउट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।